हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी टॉक न्यूज़ पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि रेलवे है, एसएससी है, यूपीएससी है, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल और वगैरह वगैरह कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें यह हर बार पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि जो भारत है हमारा वो एक राज्यों का संघ होगा। तो आप सोचकर बताएं, आपके पास 5 सेकंड हैं। आपका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इसका आंसर होगा दोस्तों। हमारे अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, किस अनुच्छेद में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर बताइए, आपके पास 5 सेकंड है मित्रों। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। इसका भी आंसर अनुच्छेद 1 है। तो चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन मिलता है। हमारा प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन मिलता है। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 2 में जो है इसका वर्णन मिलता है। हमारा जो भी राज्य का नया गठन होगा उसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 2 में मिलेगा, उसी में उसकी स्थापना का भी वर्णन मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। यानी क्या है क्वेश्चन, जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भारत को किस प्रकार दर्शाया गया है, भारत की स्थिति क्या है, किस प्रकार से उसे निरूपित किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका राज्यों का संघ, यानी एक राज्य के राज्यों का एक समूह के प्रकार से उसे दर्शाया गया है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो भी 9 में से भी अब 8 ही रह गए हैं। तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों। चलिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है। जो हमारा भारतीय संघ है उसमें किसी राज्य को हम शामिल कर सकते हैं, यह अधिकार हमारे किसको दिया गया है। यह अधिकार हमें संसद को दे दिया गया है। संसद हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर जो हमारी संसद बनती है, और संसद के पास ही यह अधिकार है कि वह किसी राज्य को सम्मिलित कर सकती है या नहीं कर सकती। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। चलिए हम अब अपने आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 500 से ज़्यादा
देशी रियासतों को भारत में विलय कराने का श्रेय किसको दिया जाता है? हमारे देश में 500 से ज़्यादा देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय हमारे किस व्यक्ति को दिया जाता है? वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें यह श्रेय दिया जाता है, आप बता सकते हैं? तो यह है हमारे ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं ने एक योजना बनाई थी यूनिटी, सभी को एक करने की। उन्हीं ने देशी रियासतों को मिलाया था अपने भारत में। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश व राज्य हैं? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमारे देश में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अभी अभी चेंज हुए हैं। पहले दोस्तों जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे कुछ दिन पहले। अब क्या है कि जो दमन और दीव करके जो राज्य है उनको एक कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। उससे भी पहले हमारे देश में कितने थे? 29 व 7 थे, यह आंकड़ा था। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? है हमारा दोस्तों, संविधान में किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं मिलता है? भारतीय संविधान के में किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है? यह वह कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है? संघीय शब्द है या संघ राज्य है या संघ, या इनमें से कोई नहीं है? तो वह कौन सा शब्द होगा, आप बताइए ज़रा जल्दी से। आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संघीय शब्द। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे में कहीं भी आपको इसका वर्णन नहीं मिलेगा। संघ का मिल जाएगा, संघ राज्य का मिल जाएगा, पर संघीय शब्द का नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? वह कौन सा अनुच्छेद होगा जिसमें नए राज्यों की वर्तमान राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर भी दोस्तों अनुच्छेद नंबर 3 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 3 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 3 में जो है दोस्तों, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें संसद जो है कभी भी परिवर्तन कर सकती है उनके नामों में या उनकी सीमाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा मित्रों? संविधान के लागू होने के बाद कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य बना था? जो पूरी तरह से आरक्षित था, वह कौन सा राज्य था? तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा राज्य था वो? इसका आंसर होगा मित्रों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम। सिक्किम जो है पूरी तरह से एक ऐसा राज्य था जिसको आरक्षित क्षण मिला हुआ था। ठीक है मित्रों, तो चलिए सिक्किम को जो है दोस्तों पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया था। अब पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह आपका 8 अगस्त 1972 को हुआ था और 1994 में जो है सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया था। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 से 11 में किसका वर्णन मिलता है? जो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो उसमें जो है दोस्तों हमारे भारतीय नागरिकता का वर्णन मिलता है। भारतीय नागरिकता का प्रावधान हमारा अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है अगर वह इन शर्तों का पालन करे। जैसे जन्म से वह व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 को उसके बाद हुआ हो तो वह भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राजनेताओं के बच्चे या विदेशियों के बच्चे, उनकी नागरिकता मिलेगी, वो
उनको नागरिकता मिल सकती है। दूसरी शर्त है दोस्तों, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये भारत के बाहर अन्य देश में कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा तो वह भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। एक बात और है दोस्तों, अगर उसकी माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान भी हमारे देश में है। तो वो अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है 1992 द्वारा। एक और है दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार से यदि वह व्यक्ति देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अगर वह पंजीकरण करा के वह भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों और वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से यानी भारत विभाज्य होने से पहले वह बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों और वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में करेंगी वो भी भारत की नागरिकता हासिल कर सकती हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिक होंगे और वे भी होंगे जो राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। आवेदन पत्र देकर वह भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा दोस्तों नागरिकता से संबंध। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए शुरू। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से जो है भारतीय नागरिकता के एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा दूसरी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता का उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन है जो भारतीय नागरिकता के लिए शर्तें निर्धारित करता है? राज्यसभा है, संसद है, लोकसभा है या राष्ट्रपति है? कौन है जो नागरिकता की शर्तों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संसद। संसद जो मैंने पहले भी बताया है आपको दोस्तों कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर जो हमारी संसद बनती है और संसद ही हमारी जो है शर्तों को निर्धारित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के जरिए वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है? तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? वह अनुच्छेद होगा आपका, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नागरिक के नागरिकता को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं या छीना जा सकता है? कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और उसकी नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है या किस प्रकार छीना जा सकता है? तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर उस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप पूर्णतः सिद्ध हो जाता है तो वह भारत की नागरिकता खो सकता है। वह भारत की नागरिकता को पूरी तरह से छीन सकते हैं उससे हम भारत की नागरिकता। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा,
हमारे देश में नहीं, मतलब दोहरी नागरिकता प्रावधान दुनिया के किस देश में है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में उल्लिखित है? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है आपका दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी वह भारत, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का व्यक्ति है, वह अमेरिका की भी नागरिकता रख सकता है, और वह अगर भारत की नागरिकता चाहे तो वह भारत की नागरिकता भी रख सकता है। मगर हमारे देश में सिर्फ हमारे देश की नागरिकता रख सकते हैं। हमारे देश में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, वह केवल भारत की नागरिकता रख सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक बाहर यानी विदेश में रहने पर भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाती है? अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा बाहर किसी देश में रहता है, यानी तो वो कितने वर्ष तक रहता है, तब उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष तक विदेश में या बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को पूर्णतः समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक है मित्रों, समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नागरिकता प्राप्त करने व उसे खोने के विषय की विस्तार से चर्चा किस अधिनियम के तहत की गई है? अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है तो उसके विषय में विस्तार से चर्चा किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो वह कौन सा अधिनियम है दोस्तों? तो वह है आपका दोस्तों 1955 के अधिनियम में। ठीक है मित्रों, इसका आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1955 के अधिनियम के तहत को इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि वह किस प्रकार से अपनी नागरिकता खो सकता है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, तो चलिए सुनते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित हैं? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की ओर प्रस्थान करता है, प्रव्रजन का मतलब प्रस्थान करता है, और वो भारत में रहना चाहता है, तो उसका नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है दोस्तों आपका पाकिस्तान से भारत को अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे चलने से पहले दोस्तों एक बात और सुन लीजिए। ये तो थी पाकिस्तान से भारत को। अगर पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का बात करें तो वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है दोस्तों आपके अनुच्छेद 7 में उसका वर्णन मिलता है। अच्छा, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव व्यक्ति होते हैं कुछ, उनके लिए नागरिकता के अधिकार किस में? तो वह अनुच्छेद 8 में है। अच्छा दोस्तों, विदेशी जो होते हैं वो राज्य की नागरिकता का स्वेच्छा से अर्जित करने वाले होते हैं, तो उन व्यक्तियों का नागरिक का होना किस अनुच्छेद में है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 9 में। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो मूल अधिकार की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन है, यानी मूल अधिकार क्या होते हैं, तो वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए जल्दी से। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो है मूल अधिकारों की परिभाषा व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? यानी भारत का जो अधिकार पत्र होता है यानी मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो वह क्या है, यानी बताइए अपना आंसर। तो
इससे हम कहते हैं भाग 3 को। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं, तो इसीलिए हम भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्ना कार्टा यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में सभी मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में ही वर्णित है। इसे ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद तक मिलता है। तो इसका आंसर अभी पहले मैंने कुछ देर अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने से कितने तक है। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सभी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और किस भाग में किया गया है दोस्तों, भाग 3 में सभी मौलिक अधिकारों का पूर्णतः वर्णन मिलता है। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सभी अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार किसको कैसे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद कितने में है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो सही है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोज़ प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न कहता है, किस अनुच्छेद में धर्म एवं मूल एवं वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में सभी का वर्णन मिलता है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भारतीय नागरिकों के जीवन के प्रति किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा दोस्तों, जो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में मिलता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आप अपना आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, उपाधियों जैसे सेना या विद्यावन संबंध के किसी भी राष्ट्र को उपाधि दी जाती है, सेनापति वगैरह वगैरह की उपाधि दी जाती है। उन उपाधियों का अंत हमारा अनुच्छेद 18 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, चलिए। भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा पद्म वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता को हम क्या कह सकते हैं, छुआछूत भी बोल सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस में दिया गया है। इसका आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 17 यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बता दिया, अब कोई छुआछूत नहीं होगी। जन्म अगर कोई छुआछूत का इसका विरोध करता है तो उसे कानून के द्वारा कड़ी सज़ा मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है उसका अनुच्छेद किस में मिलता है।
तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन मिलता है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर जो प्रदान किए जाते हैं उसकी समानता समान होगी। सभी के लिए एक समान से अवसर प्रदान किए जाएंगे। अपवाद स्वरूप कुछ हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। अब चलते हम अपने दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए सुन लेते हैं। जो वाक स्वातंत्र्य या आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है वह किस अनुच्छेद में मिलता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 के तहत जो है हमारी वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान मिलता है। अब 19 भी कई भागों में वर्णित है, जैसे 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ऐसे ही 19G तक इसके कई भाग वर्णित हैं। अब आता है सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद स्वरूप पहले जम्मू कश्मीर था पर अब नहीं है, अब जम्मू कश्मीर में भी पूरी स्वतंत्रता होगी। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसमें एक नोट है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? सूचना के अधिकार का उल्लेख हमारा अनुच्छेद 19 का में मिलता है। अनुच्छेद 19 का में हमारा सूचना का अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो चलिए देख लेते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? जो अपराध होते हैं उसके लिए दंड या दोष जो भी होता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है सभी तरह के अपराधों के लिए प्रावधान मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिल सकती है। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी वह स्वयं की गवाही नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस संबंध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में यह वर्णित है, क्या है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा बनाए गए कानून के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में यानी मुख्यालय उसका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी शिक्षा का अधिकार हमारे किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार हमारे दोस्तों
अनुच्छेद 21 गाँव में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर डी में इसका उल्लिखित है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से शिक्षा देगी विधि द्वारा अवधारित कराएगी जो कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है। जैसे सरकार ने किया है सभी के लिए कि वह 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा देगी, यानी किताबें वगैरह जो भी होता है सब कुछ फ्री देगी। इसलिए 21 का में इसका वर्णन है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह है आपका दोस्तों अनुच्छेद 22, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं सरकार द्वारा। हिरासत में लेने से पहले उसको कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार भी है। और निवारक निरोध क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 में यह तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके मित्रों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी बालकों को श्रम काम करवाने का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 23। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 यानी ऑप्शन नंबर सी। बालकों से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। और यह सब किसके अंतर्गत आ रहा है, तो यह सब शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम यानी काम कराना निषिद्ध ठहरा गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। जरूरत पड़ने पर नोट है, जरूरत पड़ने पर अगर कोई राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह किस अनुच्छेद में आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको कड़ी से कड़ी दंडनीय सजा मिलने के प्रावधान भी सरकार ने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है मित्रों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। जो हमारे धार्मिक कार्य हैं उनकी किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में इसका पूर्णतः वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने के लिए अधिकार रखता है। विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार भी वह रखता है। समझ में आई दोस्तों बात? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मान्य तथा आचरण और प्रचार करने स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है मित्रों, तो यह किस में मिलता है, एक बार प्रश्न फिर दोबारा सुन लीजिए। अंतःकरण की ओर और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो यह मिलता है आपका दोस्तों अनुच्छेद 25 में। किस में मिलता है, अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन मिलता है। क्या चीज़ है इसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, यानी वह कर देगा या नहीं देगा, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है मित्रों। आप अपना जवाब
कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में इसका पूर्णतः वर्णन मिलता है। क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक, यह वर्गों नहीं है, यह वर्गों है, वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। ठीक है मित्रों, अल्पसंख्यक वर्गों के नहीं, वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। क्या है कि कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा नहीं, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यह सरकार के उल्लंघन, अगर ऐसा करेगा कोई तो वह सरकार का उल्लंघन करेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, किस में है, अनुच्छेद 30 में। किस में है, अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन है। क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। यानी अगर वो सरकार से या बैंक से किसी प्रकार से लोन लेना चाहता है तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका पूर्णतः वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों, आप बताइए जल्दी से, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 32 यानी 32 में इसका साफ रूप से वर्णन मिलता है। क्या है, इसके अंतर्गत कोई मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान रखता है। ठीक है दोस्तों, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, पहली क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है परमादेश। और तीसरा है प्रतिषेध लेख। और चौथा है आपका उत्प्रेषण। और पांचवा है दोस्तों आपका अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है दोस्तों, इनका विस्तार से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें। मैं कब से बोलता चला आ रहा हूँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।